रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ आरजे भावना आपके साथ। और आप सभी को पता है कि एक कार्यक्रम है मानवता की राह पर। जी हाँ, आज हम मानवता की राह पर चलने वाले हैं अंकुर शरण जी के साथ। अंकुर शरण जी, जिनको मैं वैसे कह सकती हूँ एक सोशल प्रोनॉट और एक ऐसे इंसान जो सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। और अगर मैं बात करूँ सोशल कॉजेस की, तो शायद ही ऐसा कोई सोशल कॉज हो जिसके साथ ये जुड़े नहीं हो। तो आज हम मानवता की राह पर चलने वाले हैं इनके साथ। मानवता की राह पर अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम अक्सर ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन लोगों ने सोशल सर्विस को अपनी जिंदगी में इम्बाइब कर लिया है। और सोशल सर्विस क्यों करनी चाहिए, इस पर तो हम अक्सर चर्चा करते आते हैं, लेकिन क्या हम अपने समाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। अंकुर शरण जी, करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके माध्यम से मैं अपने कार्यों को और मानवता की राह पर जो हम लोग चल रहे हैं, इस कहानी को आपके द्वारा अपने व्यूअर्स तक लेके आए। अंकुर जी, अगर बात की जाए सोशल सर्विस की, तो आप अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जब लोग करियर के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं अगर पिछले काफी सालों से देखूं तो मैंने आपको देखा है कि आप शहर के बहुत सारे कॉजेस में अग्रणी हैं। अगर मान लीजिए कि रोड सेफ्टी की बात हो तो मीटिंग में सबसे पहले बैठे हुए अंकुर शरण जी दिखते हैं, सड़कों पर वीडियो बनाते आप नजर आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते आप नजर आते हैं। फिर चाहे अपने पर्यावरण की बात करें या फिर आर्ट की बात करूं मैं, हर चीज में आप आगे नजर आते हैं। तो ये सोशल सर्विस का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? देखिए, जैसे नाम में ही रखा है अंकुर जी, तो बीज जब तक एक्शन में नहीं आएगा जी, तब तक वो पेड़ में कन्वर्ट नहीं होगा। बचपन से जब मैं स्कूल लेवल पे जब था, पिताजी हमेशा से कहते हैं ना कि परिवार से ही आपके सारे जो भी आपको गुण सीखने होते हैं वो परिवार से ही आपको मिलते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता से तो मुझे जो आशीर्वाद मिला, उनको मैं देखता था कि वो लोग अपने समाज के प्रति काफ़ी उत्तरदायित्व उनका रखते थे। नाना जी हमारे कस्टम्स विभाग में थे, वो भी जब भी छुट्टियां होती तो हमेशा हम लोग जाते मिलते। तो जब मैंने उन लोगों को देखा बचपन से कि ये लोग हमेशा से अपने कार्य के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते थे, तो वो चीज़ मुझे हमेशा से अंदर से अच्छी लगती थी कि कहानियाँ जो सुनते थे उसी को देखते हुए लगा कि नहीं भाई, नौकरी तो हर कोई करता ही है, ये तो ड्यूटी है भाई। गवर्नमेंट अगर हम लोग आए हैं काम करने के लिए ही, हम लोग उसके बाद ही अपने घर चला सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है उसको निभाने का यही समय है। और जब वो देखते हैं कि लोग कृप ज़्यादा करते हैं, मतलब ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो चीज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है जी। क्योंकि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल के नाते मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हर एक कड़ी को समझना जी। और शायद जब मैं कुछ चीज़ गलत देखता हूँ तो वहाँ पे उसके प्रति डीप डाइव करके, अगर सड़क पे भी अगर, क्योंकि कुछ भी कर ले, चाहे आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, कुछ भी आप स्कूल के टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, हम सबको कहीं ना कहीं सड़क से गुजरना पड़ता है जी। और सड़कों की जो हालात हैं उस चीज़ को देखते हुए लगता है कि भाई अगर इस चीज़ में हम लोग योगदान अपना कुछ कर सकते हैं तो विथ प्रॉपर, जो अगर पढ़ाई लिखाई का आपका कोई फ़ायदा नहीं कि अगर वो चीज़ अगर हम अपने जनहित के लिए नहीं कर पाए जी, तो बस मेरा फोकस थोड़ा सा यही रहता है कि अगर हम अपने घर से निकले, आस पड़ोस में कोई जगह अगर ऐसी दिख रही है उसके प्रति हम लोग संवेदनशील बने रहें, जबकि संवेदनाओं से लोग परे हटते जा रहे हैं। इस चीज़ को हटाते हुए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अंकुर जी का एक और बार तारुफ करवाऊंगी, ये एक आर्टिस्ट है। अगर मैं कैलीग्राफी की बात करूं तो ये बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में कैलीग्राफ करके अलग अलग चीजें लिख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करूं म्यूजिक की, तो ये इस प्रकार से ड्रम प्ले करते हैं कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या ऐसी भी खूबसूरत सा म्यूजिक निकाला जा सकता है। फ्लूट की बात हो या फिर ये तो मुंह से ही आवाजों को अलग अलग तरीके से निकाल पाते हैं। अगर किसी के अंदर इतनी सारी कला है, उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि आज के कलाकारों को संपूर्ण मौका नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए कि आर्ट निर्भर भारत की बात करूं या फिर जितने भी आर्ट क्रिएशंस हैं इन्हें प्रमोट करने की बात करूं, आप एक लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कभी ऐसा महसूस ना हो कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन ना बना पाऊं और उसके कारण मुझे किसी और लाइन में जाना पड़े। देखिए, ज़रूरी यही है कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं जी,
उसी के प्रति अगर आप उस पर काम करें, क्योंकि भारत में हम लोग ने देखा है, हम लोग 80s वाले हैं जी तब तो ना इतना इंटरनेट वगैरह था। आज तो बहुत बच्चों को, तभी मैं कहता हूँ कि आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, डाउनलोड हो रहे हैं, यस क्योंकि उनको उनके अंदर इनबिल्ट यूट्यूबर्स की क्वालिटी आ चुकी है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने की क्वालिटी आ चुकी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये देखूं कि उससे प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, यस राइट, इंटरटेनमेंट तो बहुत हो गया, लेकिन स्किल्स की इन्हांसमेंट कैसे हो सकता नहीं है? हो पा रही तो है। थ्रू आर्ट निर्भर भारत कैंपेन हमारी कोशिश रहती है कि लीड बाय सेटिंग एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैं कुछ आप लोग को ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि जो जी हम लोग मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सुनते जी हैं उसकी भी कंपाइलेशन है। अरे वाह और ये सब कंपाइलेशन जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये दी जाती है, जी लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण लोगों को उतना पता नहीं होता। जी तो मैं यही सोचता हूँ कि आज जितने भी कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड, जैसे ये आर्ट कल्चरल हेरिटेज जो मैं Yes. स्पेशली मैम आपके लिए लाया हूँ, थैंक यू सो मच। सो दैट कि मानव रचना की यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी बच्चे, जो भी युवा इस चीज़ को देख रहे हैं वो लोग कनेक्ट हो, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीज़ें, और ड्यूरिंग दिस वोकल फॉर लोकल कैंपेन जी के दौरान मैं बहुत ऐसे आर्टिस्टों से मिला, ठीक है, कीप ऑन ट्रैवलिंग। और मैं सिर्फ ट्रैवल इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे मज़ा आता है, मुझे इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ कि मुझे सीखने को बहुत मिलता है। जी तो जिस भी तरीके के शिल्पकार हों उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट्री बना लिया छोटी सी, और उनके साथ उनको कनेक्ट किया, क्योंकि कॉर्पोरेट कनेक्ट्स होने के कारण मुझे लगता है कि आर्ट निर्भर भारत कॉन्सेप्ट ही यही आया जब मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर भारत। जी और ड्यूरिंग कोविड मैंने देखा कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट फ्रेंड्स वगैरह जिनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनियाँ लगती थी, उनको जीने के लाले पड़ गए, जी क्योंकि ये एक इंटरटेनमेंट की चीज़ है। बेसिक्स में लोग जो है नेसेसिटी वाली चीज़ें तो करते हैं, आर्ट तो तब करेगा आदमी जब उसके पास रिलैक्सेशन टाइम वगैरह है। जी लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, हम सबको मिलकर प्रयास ऐसा करना है ताकि हम इन आर्टिस्टों को भूखा ना रहने दें, Yes. क्योंकि भूखा आर्टिस्ट ना समाज के लिए अच्छा है और ना व्यक्ति विशेष के लिए। जी तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी या हमारे युवा संगम, युवा जो हमारे लोग हैं वो लोग इस चीज़ को देखें, सुने और जुड़े, क्योंकि ऑनलाइन के प्रति बहुत लोग सजग हुए इस समय। लोगों ने, बच्चों ने खूब इसको सीखा, कैलीग्राफी के थ्रू न जाने कितने बच्चों को हम लोगों ने हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए उनको प्रेरित किया। जी तो ये बहुत ज़रूरी है कि लीड बाय सेटिंग एग्जाम्पल, और जो लीडर्स हैं हमारे हर एक फील्ड के, चाहे वो कैलीग्राफी हो चाहे वो आर्टिस्ट हो, उन सब की कम्युनिटीज़ बना बना के हम लोग ने इंडियन आर्ट्स गिल्ड के थ्रू ड्यूरिंग लॉकडाउन फ्री में हम लोग ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई, और ज़्यादा से ज़्यादा उन आर्टिस्टों को प्रमोट किया कि आप अच्छा काम कीजिए, और उनके काम को हम लोग प्रदर्शनियों में हम लोग ने लगवाया, उससे जो अर्निंग आई वो उन आर्टिस्टों की थी। जी तो दिस वाज अ कॉज कि जिसमें हम लोग इसी तरीके से आर्टिस्टों के साथ जुड़ते गए, और शायद अब वो समय आ चुका है जब 2023 में हम लोग और इस चीज़ को मनोबल बढ़ाते हुए आर्ट निर्भर भारत को और देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचाएं। सो न सिर्फ आर्ट निर्भर भारत, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवा को ये जानना जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पर, और जो कला आज टेक्नोलॉजी कर रही है वो कला हमारे अंदर भी है। सो आज अगर हम बहुत खूबसूरत से फॉन्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन फॉन्ट्स को हम अपने हाथों से लिख भी सकते हैं। शायद आप ये जरूर कहेंगे कि वहां पर तो 1 मिनट में आपको 1000 फॉन्ट नजर आ जी। जाएंगे, लेकिन इमेजिन करके देखिए ना कि वही खूबसूरती जब आप खुद कर पाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगता है। सो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो अब आज के जमाने में मरती जा रही हैं, और उनका एकमात्र कारण है हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते जी। जा रहे हैं। मैं इसमें मैम एक चीज़ ऐड करूंगा। लास्ट ईयर 2022 में जी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 100 साल कंप्लीट किए। जी तो 1922 से 2022 तक का ये 100 साल का जो इतिहास रहा, इसे कॉफी टेबल बुक में कंपाइल किया गया। जी तो ड्यूरिंग दैट कंपाइलेशन, बिकॉज आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ फोरम्स, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जब भी मुझे समय मिले तो मैं ऐसे एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ूं। तो जब जो डिज़ाइनर्स हैं इनके साथ जब मैं बैठा था, डिज़ाइन कर रहा था, तो हम लोग को देखा कि ये इसके अंदर पूरी की पूरी वो जो थी वो बुक डिजिटल जी बनाई जा रही थी, उसको फिर प्रिंट में जाती वो। फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, और हमारा जो संविधान है वो हैंड रिटन था, यस राइट। तो जिस स्कूल से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं कायस्थ लॉबी से हूँ, तो उन्होंने भी जो इसको बनाया था वो भी कायस्थ थे। तो जस्ट मेरे अनायास मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसके अंदर कैलीग्राफी को डालें, बट वो बुक ऑलमोस्ट पब्लिशिंग की उसमें थी। देन जस्ट रैंडमली मैंने वो आइडिया शेयर किया विद द डिज़ाइनर एंड ऑल। उसके बाद फिर प्रोफेसर जो योगेश जी हैं, जो करंट वाइस चांसलर है, उन तक ये बात पहुंची।
सैंपल्स बनवाए गए, बहुत सारे स्कूल्स स्टूडेंट्स ने भी बना के दिया, मैंने भी बना के अपना दिया, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव एफर्ट्स कैन फेल बट नेवर फेल टू मेक एफर्ट्स। Yes. तो दैट वाज माय सिंसियर एफर्ट्स। वो पूरा का पूरा पेपर मैंने लिखा, और लिखने के बाद जब वो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जब सेलेक्ट हो गया, आई वॉज फीलिंग लाइक कि दिस वॉज समथिंग अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। Yes. 100 साल के इतिहास में ना मैं पहले 100 साल पहले था, ना 100 साल बाद होऊंगा, बिल्कुल। लेकिन उस कॉफी टेबल बुक में हमारा नाम भी कहीं ना कहीं अब आएगा। और वो प्रकाशित हुई हैंड रिटन सोवेनियर्स के तरीके से। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने हैंड रिटन सोवेनियर्स स्टार्ट कर दिया। तो दिस वॉज समथिंग जो उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिनको लगता है कि आज हैंड राइटिंग की क्या वैल्यू है, Yes. वो ज़रूर उस कॉफ़ी टेबल बुक को देखें। और मैं चाहूँगा आपके इस शो के माध्यम से कि अपनी कला जो आपके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में जो हमारा समाज जो फंस के रह गया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राइट, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भारतीयों में इमोशंस अगर ख़त्म हो गया तो सब कुछ खत्म है। हम सब एक रोबोट बन के रह जाएंगे। सो अपने आप को रोबोट बनने से बचाइए। और हर युवा, मुझे लगता है अंकुर जी से प्रेरणा ले सकता है कि हम सबके पास समय भी है और हम अपनी कला, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को एक बार ध्यान से असेस जरूर करें और फिर उसे आगे बढ़ावा देने की कोशिश करें। वेल, ये बड़ी अच्छी बात है। हम हमेशा बात करते हैं हम अपने टैलेंट्स को भी निभाएं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी अपनी हेल्थ, जिसको लेकर आप काफी सजग रहते हैं। साइकिलिंग एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे आप अक्सर प्रमोट करते हैं। सो मैंने ये देखा है कि चाहे सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के राहगीरी से लेकर और साइकिलिंग के अलग अलग इनिशिएटिव्स तक आप हर जगह सामने होते हैं और आप इसे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें हमारे 30 सेक्टर के टाउन पार्क की, तो उसका जो साइकिलिंग ट्रैक है उसके पीछे काफी दिनों तक ये पड़े रहे कि आज के युवाओं को साइकिलिंग के लिए एक स्पेशल प्लेस की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम साइकिलिंग को कैसे प्रमोट कर पाएंगे। इसके पीछे आपका पूरी ये जो आपने मेहनत की कि आप चाहते हैं आज के युवा, बच्चों से लेके युवा तक साइकिलिंग जरूर अपनाएं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले जरूरी यही है कि जो फिट है वो हिट है। यस। जब तक आप खुद में फिटनेस नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने आप को अगर नहीं संभाल पाएंगे तो आप अपने घर को क्या संभालेंगे, अपने मोहल्ले को क्या संभालेंगे, फिर देश को क्या संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले खुद को फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसकी भी शुरुआत हमारी राहगिरी से हुई। जब राहगिरी पे, जब फरीदाबाद में जब आयोजन हुआ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों में काफ़ी सकारात्मकता आई है। और जिस तरीके से सुबह सुबह, क्योंकि हर युवा को, हर किसी को चाहिए वो माहौल, अगर उनको मिलेगा तो ज़रूर वो आगे आएंगे। बस वो माहौल देने की बात है। और इसी कारण हम सब लोग ने मिलकर, जो इकोसिस्टम में जितने भी लोग थे उनके साथ मिलकर हम लोगों ने प्रयास किया। इसमें विभिन्न फाउंडेशंस ने भी इसमें सपोर्ट किया, और मैंने काफ़ी कोशिश किया कि विभिन्न लोगों को जोड़कर हम लोगों ने इस साइकिल रैली के आयोजन भी किया। और इसके अंदर रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, दक्ष फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, इको क्लब, क्योंकि ये 31 सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो 31 सेक्टर के पास ही मेरा निवास स्थान भी है। तो मुझे लगा चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर हम अपने आसपास, और ड्यूरिंग कोविड के टाइम हम लोगों ने देख भी लिया कि हम लोग घर के अंदर सिमट के रह गए थे, और लोगों के पास इतना गार्डन भी, जगह भी नहीं है। मैंने तो छोटा सा गार्डन भी बना रखा है, तो मैं तो वहाँ पे अपना टाइम पास कर लेता था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो देखा कि नहीं, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़रूरी है साफ सफाई रखना। और जब हमारे डीसी साहब यशपाल यादव जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरी साइकिल से ही वो पूरा वहाँ पर राउंड लगाए, एंड साथ साथ हम लोगों ने उनको सब कुछ दिखाया। एंड यू वोंट बिलीव, अगर लोग चाहें तो 3 दिन के अंदर काम हो सकता है। एंड वी मेक श्योर कि वो पूरा एरिया 3 दिन के अंदर जेसीबी से लग के पूरी साफ सफाई, लगता ही नहीं था कि वही टाउन पार्क है। 3 दिन के अंदर हम लोगों ने उसको इतना साफ सफाई कर दिया कि नाउ वी हैव सेट एन एग्जाम्पल कि इसको लेकर अब हम लोग आगे फुल सपोर्ट के साथ तैयार हैं कि हम आगे से आगे और भी साइकिल रैलीज करते रहें। सो देखिए, चाहे साइकिलिंग है, चाहे रोड सेफ्टी है, अगर आप एक सजग सिटीजन हैं तो आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और आप इसमें अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों निभा सकते हैं। पर परेशानी कहाँ आती है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। हम अपने घरों के बाहर ये सोचते हैं कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। अब बात करते हैं इस प्यारे से घोंसले की। बहुत ही खास मेराघोंसला.com, एक नया इनिशिएटिव जो आपने स्टार्ट किया है, दिल के बहुत ही करीब है। मुझे बताइए इसके बारे में कुछ। मैम, जैसे मैं तो पर्यावरण से हमेशा से जुड़ा रहा जी, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय आता है। चिड़िया के घोंसले तो पहले भी हम लोग खरीद के लाते थे, लगाते थे या बनाते थे।
ये शार्क टैंक अभी जब स्टार्ट हुआ जी तो मेरी बिटिया अभी अब 8 साल की हो गई है तब एक 7 साल की थी लास्ट ईयर। तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे और शार्क टैंक देख रहे थे, तो उसमें देख रहा था कुछ बच्चों ने भी कुछ एक्टिविटी ऐसी आई जिसके अंदर यंग माइंड्स, क्योंकि आई कीप ऑन शो हर कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो ऐसे ही अनायास उसने बोला मुझसे कि पापा आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई बर्ड्स। अरे वाह राइट, क्योंकि उसका घर का नाम कुहू है। जी तो मैं, और वो फीड भी करती है बाहर के गौरैयों को, चिड़ियों को। तो मैंने कहा लेट्स सी इसके ऊपर कुछ करते हैं। कह रहे हम लोग बर्ड हाउसेस को मैं ना पेंट करूंगी एंड उसको लगाएंगे। तो हम लोगों ने ड्यूरिंग लॉकडाउन कुछ हमने बर्ड हाउसेस लगाए। जी कुछ में तो बर्ड्स आई, मैक्सिमम में स्क्वायरल्स आ गई। अरे तो वाह स्क्वायरल्स ने इनको अडॉप्ट कर लिया। जी तो वो इसमें कई जनरेशन, क्योंकि मालियों ने बताया कि भैया जो आप लोग ने लगाया था ड्यूरिंग लॉकडाउन में, उसमें बहुत सारी जितनी भी गिलहरियां है ना, ये सब इन्हीं बॉक्सेस की देन है, अरे क्योंकि उनको कोजी इन्वायरमेंट मिल जाता है। यस और अभी अरावली कटने के वजह से सारे बंदर हमारे इर्द गिर्द आ चुके हैं। जी तो बंदरों से बड़े परेशान होते हैं ये छोटे छोटे परिंदे। जी तो उनके लिए इस तरीके के छोटे छोटे हम लोगों ने घोंसले का निर्माण कराया। जी और अब हम लोग ने मानव रचना डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जो एनएसएस विंग है MRIIRS का, जी जी उसके साथ मिलकर हम लोगों ने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है। जी इंटरनली अभी हम लोग इसको सर्कुलेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको वर्कशॉप्स के माध्यम से जी विभिन्न कोनों में NCR लेवल तक तो हम लोग इसको ले जाएंगे। और एक एडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह कि जैसे मैं कैलीग्राफी करता हूँ तो हर किसी के लिए, बच्चों के लिए, जैसे कुहूज नेस्ट लिखा, जी हर डॉटर्स, स्पेशली मेरा टारगेट ऑडियंस अभी डॉटर्स ऑफ अवर इंडिया है, सो दैट कि लड़कियों को थोड़ा सा ये शौक होता है कि वो कोजी इन्वायरमेंट से बना के रखें, इसको कलरिंग करें और उसके हिसाब से एज अ बर्थडे गिफ्ट, एज अ गिफ्टिंग सोवेनियर की तरीके से लेट्स गिव बैक टू सोसाइटी। यस तो दिस वाज अ कंसेप्ट एंड ये सारा चीज़ें मेरा घोंसला.com के थ्रू, इसमें विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमें मीडियम तो बनाना पड़ेगा, हम बिल्कुल। रैंडमली कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं रख सकते। जी तो आई एम हैप्पी डिलाइटेड जब आप लोगों के सौजन्य से इस चीज़ को हम लोग को और बच्चों तक बढ़ावा मिले और इसको अपने NSS कैंप के थ्रू बढ़ा सकें। जरूर। सो अगर हम बात करें मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज की, तो उसका जो NSS विंग है, उन्होंने मेरा घोंसला.com इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का न सिर्फ जिम्मेदारी ली है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में अलग अलग पार्क्स, घरों में बहुत सारे ऐसे पक्षी, ऐसे स्पैरोज हैं जिन्हें अपना घर मिलेगा, जो अपना घोंसला बना पाएंगे। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे घोंसले हैं, इससे आप भी जुड़ सकते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स आप भी कर सकते हैं। छोटे छोटे घोंसलों को आप दे सकते हैं और एक किसी भी वर्ड को घर दे सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम अपने लिए बड़े बड़े महल बना लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं, इनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। और हम इस इकोसिस्टम में अगर रहते हैं तो ये बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। अंकुर जी, अब बात करूंगी उसकी जो कहा जाता है कि बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए और आने वाले समय के लिए, हमारे पर्यावरण की संरक्षण, साथ के साथ उसको कंजर्व करना। सो इंडियन ग्रीन बडी, ये भी आपका एक बड़ा खास इनिशिएटिव है। और आप ये कहते हैं कि भाई जितना हो सके समाज के युवा और बुजुर्ग हमारे पर्यावरण को बचा कर रखने के लिए कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये भी शुरुआत ऐसे ही हुई कि क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा रहा, जब भी सैटरडे संडेज को जब टाइम मिलता है तो कोई ना कोई संस्थाएं कुछ ना कुछ इवेंट्स एक्टिविटी करती रही। तो अगर मैं बात करूं गिव मी ट्री ट्रस्ट, पीपल बाबा, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इनकी टीम ने ग्राउंड रियलिटी पे बहुत सारे ऐसे पेड़ और स्पेशली हमारे नेटिव ट्रीज उनको लगाया। और पीपल बाबा से जब मैं मुलाकात किया, विनीत वोरा जी जो उसके पूरा ऑपरेशंस देखते हैं, उनके साथ मैं बहुत जगह पर ट्रैवल किया। तो जब ऐसे लोगों से आप मिलते हो, नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया खत्री साहब से मैं मुलाकात किया, तो दे ऑल आर लीडिंग बाय सेटिंग एग्जांपल्स, इन लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से जब मैं मिला तो देखा तो मुझे बहुत प्रभावित होता था। लेकिन पॉइंट एक बार आता कि बच्चे, युवा कैसे जुड़े, राइट, क्योंकि अलग अलग ये लोग तो अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, इंडियन ग्रीन बडी एक ऐसी बॉडी बनेगी जिसके अंदर हम एक वॉलंटियर बैंक काइंड ऑफ, कि जिस बच्चे को जो पसंद है बच्चे शुड नॉट बी गेट कंफ्यूज्ड। आज के बच्चों में बहुत अच्छी क्वालिटी मैं देखता हूँ, दे आर फोकस्ड, राइट। उनको बस एक राइट डायरेक्शन और एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स चाहिए, राइट, सो दैट कि यही बच्चे जो रील्स बना रहे हैं वो किसी कॉज के लिए रील्स बनाएं, राइट। एंड वी मेक इंश्योर कि उनको हम अवार्ड के साथ रिवॉर्ड्स भी दें, अपने प्रोजेक्ट्स के साथ लगाएं, कि जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया, उसमें ऐसे ग्रीन बडीज को लाके
कि जिसमें भारत सरकार से भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी डीसी ऑफिस के थ्रू जो भी सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, सौभाग्य से कैलीग्राफी में लिखने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं पिछले 5 साल से ऊपर ही हो चुका, और आज तक मैं, मुझे लगता है बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर मैं 10,000 से ज़्यादा युवाओं को सर्टिफिकेट्स लिख के दे चुका हूँ निःशुल्क। तो ये माध्यम से मुझे लगता है कि हम ग्रीन बडी, इंडियन ग्रीन बडी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अलग अलग वॉलंटियर बैंक बनाएं, और उसके थ्रू हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को उसमें कनेक्ट कर रहे हैं कि जिनको पेड़ पौधों से कनेक्ट होना है वो हमारे संस्था से जुड़िए, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड जुड़ना है तो जिस तरीके से मानव रचना की अपने डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन है, इसके साथ भी मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेनेबल संडे प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने वो इवेंट भी किया कि जिसकी जो कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट उन्हीं का रहेगा। और यस, मुझे हैकर्स से बहुत बुरा लगता है। ये वो हैकर्स नहीं है जो आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं, ये वो हैकर्स होते हैं जो आपके आइडिया को हैक कर लेते हैं। आई रियली वांटेड टू अपील कि प्लीज आप फॉर गॉड से जिसका जो आइडिया है ना उसका क्रेडिट उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूर दें जी। आप कीजिए, काम कीजिए। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एनालिटिक्स भी देखता हूँ, मैं एज अ मीडिया ऑफिशियल होने के नाते मुझे बहुत ये गंभीर एक विषय है कि अगर कोई पेड़ लगा रहा है और कोई संस्था लगा रही है तो आप एज अ वॉलंटियर आप उनको ज्वाइन कीजिए, ना कि आप एक वो अलग संस्था बना के कि उसी प्रोजेक्ट को आप भी दिखा रहे हैं कि 100 पेड़ हमने लगाए, 100 पेड़ बेचारा 100 पेड़ ही लगा। मान लीजिए मैंने अगर वो लगाया तो दूसरी संस्थाएं आके उसके नाम से क्रेडिट ले लेती है और तुरंत अपना रसूख दिखा के उसे पब्लिसिटी कर देती है। तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हम जैसे लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो ट्रू वॉलंटियर्स है ना वो डिसहार्टेड हो जाते हैं कि सर हम कुछ भी कर लें, नाम तो उनका आना है। तो डेडिकेटेड वॉलंटियर्स जो बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, और ऐसे लोग जो निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज भी समाज में लोग इस भावना को जिंदा रखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्हें जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं अपने वॉलंटियर ग्रुप को ड्यू क्रेडिट दें। और जिस प्रकार हम हमेशा कहते हैं कि रेप्लिकेट करिए लेकिन अच्छाई को, किसी के आइडिया को नहीं। सो ये अच्छाइयाँ हैं हमारे अंदर जिन्हें हम हमेशा कहते हैं हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मानवता है। और हमारी मानवता तभी जिंदा रहेगी जब हम अलग अलग किस्म के इनिशिएटिव्स एज अ सोशल सर्वेंट करते रहें, क्योंकि ये जो सोसाइटी है इसे हम जैसे लोगों की जरूरत है। अब बात करते हैं इंडियन आर्ट्स गिल्ड की या फिर आपके जुड़ाव की इंडिया CSR, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे पास बड़े सारे NGOs हैं, लेकिन जब वो NGOs फंक्शन करने की बात होती है, और इनफैक्ट मानवता की राह में अलग अलग NGOs से जब मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम डिपेंडेंट हैं किसी न किसी प्रकार की डोनेशन, स्पॉन्सरशिप या CSR फंड के लिए। आप इंडिया CSR के साथ एज अ वॉलंटियर एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और किस प्रकार से लोग इस CSR को अवेल कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी रखिए। NGO जो स्पेशली जो लोग NGO चला रहे हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि NGO चलाने का मतलब ये नहीं कि आप एक मॉल कल्चर में आप आ जाएं। आप स्पेसिफिक रहिए, जैसे MBA होता है ना, स्पेसिफिकली आप किसी मार्केटिंग में कर सकते हो, HR में कर सकते हो, डुअल स्पेशलाइजेशन के लिए आप कुछ अलग से वो कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू स्टिक टू वन बेसिक कॉन्सेप्ट। आजकल का क्या हो रहा है कि जी 4 चीजें और वो सबको ही हमें फंड चाहिए, हमें फंड दे दीजिए, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज लेवल। सो ड्यूरिंग दैट CSR फंड्स, क्योंकि आज की डेट में देखिए ऑडिट कंप्लायंस है, राइट। और जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे एज अ सोशल प्रेन्योर का जब अवार्ड मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे आइडल रजत शर्मा जी, किरण बेदी मैम से मुझे मौका मिला मिलने का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक विजन मुझे दिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, बात कर रहे थे कि अंकुर, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे युवा जब आते हैं, अवार्ड्स हम लोग देते हैं, 75 साल हम लोग मना रहे हैं, अगले 25 साल बाद नहीं, हमें नहीं पता कि हम लोग रहे ना रहे, लेकिन आप लोग रहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद जब वो 100 साल, जब 1947 के बाद 2047 जब आएगा, तब आप लोग भी कहीं ना कहीं, आज मैं 40 का हूँ तो कल मैं उस समय मैं 65 का करीब रहूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें आज से वो नींव रखनी पड़ेगी, और इस तरीके से हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने एक्टिविटीज़ को लेकर हम आगे से आगे बढ़ें, और उसका एक प्रॉपर एक दायरा बनाए कि भाई जैसे DC ऑफिस है, वहाँ पे जब कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने पता चला कि सपोर्ट करना है अपने इकोसिस्टम को, राइट, खाना बंटवाना है। अब पुलिस प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो सप्लाई चेन में जो मिसमैच हो रहा था,
उसके लिए फिर हम लोगों ने उन एनजीओज को कॉल किया कि आप आइए। तो कई सारे एनजीओज नाम के तो थे बट वो आने में सक्षम नहीं थे। पता चला सिंगल हैंडेडली एनजीओ चल रहा है। वॉलंटियर पूछा, कोई नहीं। तब हम लोग को डिसाइड किया कि चलो इसको भी देखते देखते फिर हम लोगों ने कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज का निर्माण किया कि जिसके अंदर पता चला कि 2020 की जनगणना के हिसाब से हमारे फरीदाबाद में 10,000 से ज्यादा एनजीओज थे, बट सक्रिय कितने हैं? पॉइंट ये है, हम नंबर्स में तो बहुत है। अगर मैं इंडेक्स में बात करूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 कंट्री में ये सर्वे हुआ, टीओआई की रिपोर्ट में हम लोग 136वें स्थान पर हैं। मतलब हम लोग क्या खुश भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये समृद्ध तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इसीलिए क्योंकि हम लोग एक दूसरे की भीड़ चाल में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने तरफ से जो आपको कर सकते हो आप वो कीजिए, राइट। मुझे लगता है कि भाई जो समय मुझे मिला है मैं उसके लिए लिखूं, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं, लेट्स गिव बैक टू सोसाइटी। बिकॉज ऊपर से हमें क्या मिलेगा आप ये छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं यू गिव योर बेस्ट। एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जस्ट स्टार्ट गिविंग। यस, सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की ये जिम्मेदारी है। धीरे धीरे हम ऐसे लोगों से जब मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम अपने डेली के 24 घंटों में से कुछ समय निकाल सकते हैं जो न सिर्फ इस समाज को हम दे सकते हैं लेकिन हमारे ही इस देश को, इस पर्यावरण को दे सकते हैं जिसे हमारी ज़रूरत है, जिन्हें हम नेग्लेक्ट करते हुए आ रहे हैं। सो जिस प्रकार आपने एक बड़ा खूबसूरत सा सपना दिखाया कि अगर हम 2047 में, सन 1947 में हमने आज़ादी पाई थी और जब हम 100वां साल मनाएंगे तो एटलीस्ट हम ये कह पाएंगे कि सन 1947 में जो हमारे पास था, आज 100 साल बाद हम उसे शायद बहुत खूबसूरती से रख पाए, ना कि हमने उस सभी को खराब कर दिया। तो हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और जिस प्रकार से अलग अलग किस्म के एनजीओज आगे आती हैं, कोशिश करती हैं काम करने की, उन सभी से भी हम यही गुजारिश करना चाहेंगे, हम सब कोई एक कॉज को लें और उसमें आगे बढ़ते रहें। शायद ये सही तरीका हो सकता है। अब बात करेंगे अंकुर जी उसके बारे में जो अक्सर लोग आपसे पूछते भी हैं, और मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप हमेशा अपने हर इनिशिएटिव में, चाहे ये घोसला.com हो, greenbuddy.com हो, इंडिया गिल्ड्स की मैं बात करूं, आत्मनिर्भर की मैं बात करूं, ख्याल अपने बुजुर्गों का की मैं बात करूं, एक लंबे समय से चलने वाला आपका कार्यक्रम, मैं शायद किसी की भी बात करूं, तो आप हमेशा इससे या तो आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं या युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से आप मोटिवेट करना चाहेंगे उन्हें? देखिए, समय है क्योंकि मैंने अपने इस उम्र में बहुत कुछ खोया है जी। जब 10 साल का था तो मैंने अपने नाना जी को खोया, जिनके मैं बहुत करीब था। और आप बिलीव कीजिएगा, मैं जब देखता हूँ युवाओं को या उन परिवार को जिनके पास नाना भी है, बाबा भी है, दादी भी है, सब लोग हैं, लेकिन वो बुजुर्ग किसी ऐसी जगह रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरी नानी जी आज भी हमारे साथ है, आज वो 80 के करीब हो रही हैं, लेकिन आज भी वो फिट है, राइट। मेरी नानी ने मुझे हमेशा से सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, और मैं तो सौभाग्य था कि मेरी शादी तक 2012 तक मेरी पर नानी भी मेरे साथ थी। और आप बिलीव कीजिएगा कि वो उन्होंने बस मुझे आशीर्वाद दिया, और उसी क्योंकि वो 95 प्लस हो चुकी थी, तो इन लोगों का बुजुर्ग, और उस समय वो छोड़ के हमें चली गई। 5 साल पहले मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई, तो अभी 1 महीने पहले मैंने अपने पिताजी को खोया। तो मैंने जितना पाया है तो उसमें हमने कुछ खोया भी। वो जब खोते हैं ना, तब आपको समझ में आता है हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस। जो लोग, और मैं अपने इस इवेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से सबको बस यही प्रेरित करता हूँ कि जो ये आपके हाथ पैर जो चल रहे हैं ना, ये शुक्रगुजार कीजिए आप अपने परवरदिगार का, अपने ईश्वर का, कि आपको आज अच्छी तरीके से आप अभी खड़े हो पा रहे अपने पैरों पे, राइट। आप जाके देखिए हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, राइट। बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं रहिएगा, मेंटली भी फिट और फिजिकली भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर दैट वे मैं अभी गवर्नमेंट संस्थाओं के माध्यम से जो भी इनके इनिशिएटिव्स हैं उसको लेकर हम अपने डीसी ऑफिस के थ्रू, अपने एक्सीडेंट फ्री फरीदाबाद जैसे हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। इसमें युवाओं को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि ब्रेन ड्रेन वाली बात, कि आप यहाँ पे पढ़े लिखे, आप यहाँ पे, मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी है, मैं एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन हैंडल कर रहा हूँ, राइट। मेरे लिए बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा।
क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे रह के कर सकता हूँ, वहाँ पे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगर ढोल बजाना है तो मैं यहीं पे बजवा लूँगा, लेकिन युवाओं के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे, युवा ये चीज़ देख रहे हैं, प्लीज़ आपको आपकी सोसाइटी की बहुत ज़रूरत है। जैसे सोसाइटी ने आपको पाला, आज आप सोसाइटी को पाल सकते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं, आप अपने वार्ड्स, अपने एरियाज़, राइट, उसको देखिए, वहाँ पे ग्रीनरी के प्रति आप बिलीव नहीं कीजिएगा। जब फरीदाबाद में जब पेड़ कटने चालू हुए, तो क्यों कट रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में सनलाइट नहीं आ रही है, Yes. धूप नहीं आ रही है। यकीन मानिए अंदर से इतना ज़्यादा खौफ तोड़ती थी कि इस चीज़ में क्यों नहीं कड़ा कानून है। मैंने पिलर टू पोस्ट लिख कर डीसी ऑफिस से लेकर एमसीएफ तक सबको ये चीज़ किया, नोटिफिकेशन जारी करवाया और इमीडिएटली पूरे शहर में जितने भी आरडब्ल्यूएस थे उनको इशू करवाया लेटर कि कृपया करके आप इस तरीके से आप हाथ में अपने वो ना लें और कटवाइए मत पेड़ को, प्लीज़, अपील करके। तो दिस वाज एन एक्शन जिसमें हम सेव अरावली जैसे बहुत सारे एनजीओज के थ्रू हम लोगों ने इस चीज़ को पूरे व्यापक पैमाने पर। जी हाँ, एक रूल है जिसे न सिर्फ हमारे शहर में लेकिन अब बाकी शहरों में भी लगाया जा रहा है, और 6 फीट से ज़्यादा बड़ा पेड़ अगर वो आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइसेस में है तो आप उसे बिना परमिशन के काट नहीं सकते। इसलिए नहीं काट सकते हैं क्योंकि उस पेड़ की भी अपनी लाइफ है और साथ के साथ वो भूमि उस पेड़ की है। अगर हम यूं ही अपने कन्वीनियंस, अपने घर के डिज़ाइन के लिए पेड़ों को काटते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन रह जाएगा, और उसके लिए हम कितने ही सर्वे, कितनी रिसर्च कर लें, हमें खुली सांस नहीं मिलेगी। अंकुर जी, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन अब एक बड़ा अहम सवाल, टाइम कैसे निकालते हैं आप? क्योंकि प्राइवेट नौकरी करने के साथ साथ आप इतना सारा सोशल सर्विस का काम कर पाए, किसको श्रेय देना चाहेंगे और साथ के साथ कौन है आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट? सबसे पहले तो परिवार जी, स्पेशली मेरी वाइफ जी, मेरी माँ और मेरी बेटी, क्योंकि अब ये तीनों, ये जो हमारे जो सेनाध्यक्ष जो बने हैं तीनों हमारे घर में, तो मुझे लगता है कि इनका हमेशा से अग्रिम योगदान रहा जी। क्योंकि जब तक आप फैमिली की तरफ से सपोर्टिव नहीं रहेंगे, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि मैं चाहती थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कई बार जो सिर्फ घरों से सपोर्ट ना मिल पाने के कारण बाहर निकलकर एक अच्छे सोशल सर्वेंट नहीं बन पाते हैं, चाहे उनमें कला बहुत सारी हो। जी, परिवार और साथ में जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों ने ये चीज़ें बहुत सीख ली, क्योंकि बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा खोया, राइट। तो इस ड्यूरेशन में हम लोग ने अब ये सीखा, लेट्स बी फोकस। हमें अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह नहीं घूमना, क्योंकि हमारे अंदर तैश तो बहुत है, हर किसी के अंदर रोड रेज की इतनी घटनाएं हो रही हैं, राइट। एथिकल कमेटी का मैं पार्ट हूँ, मैं ईएसआई हॉस्पिटल में एज अ पॉश कमेटी मेंबर हूँ। मैं हर जगह जब भी जाता हूँ वहाँ पे, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट। तो बात ये, अगर आप सीखना चाहें तो भरा है पूरा, मतलब भंडारी भंडार सीखना चाहें, और नहीं सीखना चाहिए तो आपके पास अपना घर है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास मोबाइल है, आप चैट करते रहिए, कोई पूछने नहीं आ रहा। लेकिन ज़मीर जो होता है ना, खुद कॉन्शियस, अनकॉन्शियसली भी आपके माइंड में रहता है कि आज मैंने क्या किया, कंपनी के लिए काम किया हुआ, उन्होंने आपको पैसे दिए, आप सेटिस्फाई हो गए। तो जो फोकस, क्योंकि क्या है, हम सब व्यस्त नहीं है, हम सब अस्त व्यस्त हैं। तो मुझे अब फोकस करके जब मैंने काम करना चालू किया तो मैंने रिजल्ट देना चालू किया। ज़रूरी नहीं कि जितने भी मैंने संस्थाओं के नाम लिए मुझे रोज इनसे बात करनी होती, नहीं, सब अपने आप में एक की प्रोजेक्ट्स की तरीके से इनको ऑपरेट करवा दिया, इनके एसओपीज डिफाइन करवा लिए कि अब आप ये कीजिए। बिकॉज ये चीज़ें शायद मुझे अपने पिताजी से मुझे सीखने को मिला कि कब तक आप किसी को आप लेके चलना सिखाओगे। आप उनको बताओ कि उनकी खामियाँ क्या है, उनको लिख के दो, उसके बारे में एसओपीज बनाओ, उनको तैयार करो और उसके बाद उनको छोड़ दो। फिर उनको अगर कुछ इशू आता दे विल कम बैक टू यू। So this was some kind of management thought which we have understood, and during a supply chain profession मुझे भी लगा कि आज ज़रूरी है कि हर चीज़ को एक समय के हिसाब से SWOT एनालिसिस जो हम लोग जो पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। That's it. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने शिद्दत के साथ उस काम के प्रति सजग रहते हैं और लोगों को आप हौसला देते हैं उस चीज़ को आगे ले आने का। बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक एक मोटिवेशन हो सकता है
कि हम सबके पास समय है, हम सबके पास हुनर है, हम सबके पास टैलेंट है और हम सबके पास एक बहुत ही प्यारा सा दिल है। अगर आप उसे समाज सेवा में भी थोड़ा सा लगाएं तो हम अपने इस पूरे समाज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें अपने समाज की बहुत सारी बुराइयां नजर आती हैं। सड़कों पर पड़ी हुई गंदगी से लेकर टूटी हुई सड़कें, और उसके बाद कहीं पार्किंग एरियाज फुल हैं, कहीं पर रोड रेज हो रहा है। इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट जब खराब होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, दिवाली आती है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, और हम हमेशा किसको ब्लेम करते हैं? किस प्रकार से पोल्यूशन फैलाया हुआ है, क्या उसके जिम्मेदार हम नहीं है? सड़कों पे गड्ढे हैं। अब गड्ढों को क्या किया, यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको पार कर जाते हैं इधर से उधर से। सिद्धार्थ आश्रम, क्योंकि मैं गुड़गांव जाता हूँ तो अपने फरीदाबाद से निकला सिद्धार्थ आश्रम होते हुए, और वो मंदिर भी बहुत अच्छा सुंदर सा बना हुआ है। लेकिन उस मंदिर के रास्ते में मैं साइकिल चलाता था मॉर्निंग में, इतने बड़े बड़े गड्ढे, तो अनायास मेरे दिमाग में आया ये सब असुरी है एक तरीके के। तो मैंने उसका नाम रखा गड्ढासुर। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उस गड्ढासुर की तस्वीरें ले लेकर कब लिया, अप्रैल लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर पूरा हर एक फोटो साइजेस के साथ हमने डीसी ऑफिस में रोड सेफ्टी कमेटी में मैंने उसको शेयर किया। मैंने डीसी साहब को बताया, जो हमारे डीसी पे ट्रैफिक थे उनको दिखाया, वो भी हंसे कि अंकुर आपने नाम बहुत अच्छा रखा है। मैंने कहा सर ये असुर है, जिसके घर का चिराग बुझता है ना उसको पता है। क्योंकि जब आप रोड रेज या कहीं जब आप भागते हैं स्पीड में, जल्दीबाजी में, अच्छा उस रोड पे लाइट्स भी नहीं है, राइट, तो और मजे की बात है कि उस रोड की जिम्मेदारी किसको है, इस तरीके का बहुत ज्यादा एक मिथ बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे फरीदाबाद में सड़कें तो बहुत अच्छी निर्माण हो रही है। नितिन गडकरी साहब तो पूरे पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी राजमार्ग बना रहे हैं। मतलब मैं अपने घर से 5 घंटे के अंदर मैं हरिद्वार पहुंच जा रहा हूँ, लेकिन वही 40 किलोमीटर चलने में मुझे 2 घंटा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो गड्ढासुर हैं वो हर किसी को, वो बैठे हैं, कभी पंचर कर देंगे, कभी खराब कर देंगे गाड़ियां। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द आपको ऐसे गड्ढे दिख रहे हैं, उसकी फोटो खींचिए, हम लोग को शेयर कीजिए, उसकी पूरी कंपाइल रिपोर्ट बना के, क्योंकि इसके ऊपर जो अधिकारी काम करेंगे उनको स्पेसिफिकली फिर हम लोग को ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा, उनको शेयर करना पड़ेगा, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो लेट्स डू दैट और प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम तब भी अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट लेवल पे जाने का। तो लेट्स डू आवर ओन होमवर्क फर्स्ट, सो दैट कि जितनी भी सोसाइटी में जितने भी ऐसे गड्ढे हैं उनको हम लोग भरें और उसके बारे में जानकारी दें। सुबह गड्ढों को भरने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर इंसान गड्ढों को भरेगा या गड्ढों की फोटो खींचेगा। शायद आपके अंदर कोई और हुनर हो सकता है, कोई और कंसर्न हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। बस हम तो यही गुजारिश करेंगे कि जरूर चलिए मानवता की राह पर। अंकुर जी, बहुत सारी बातें आज की, इनफैक्ट माई घोंसला से लेके ग्रीन बडी, इंडियन आर्ट गिल्ड, या फिर मैं बात करूं आपकी इंडिया CSR की, हमने हर इनिशिएटिव की बात की। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? समय बहुत कीमती है, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उस पर स्पेसिफिकली उसके बारे में ज़रूर लिखें। लिखने के साथ साथ अगर जो आप काम कर रहे हैं उसकी छोटी सी अगर उसकी एक मूवी बना लें, राइट, चाहे रील्स के माध्यम से उसको ज़रूर साझा करें। क्योंकि जब हम लोग किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया CSR के माध्यम से, चाहे DC ऑफिस के माध्यम से, जो अधिकारी है जिनसे सिग्नेचर होना है उनको भी तो क्लैरिटी चाहिए। अगर आपको अवार्ड मिलता है तो उससे पहले भी आपसे वो लिखा जाएगा, लिया जाएगा, आपने क्या किया, तब ना आपको। जब मुझे अवार्ड्स मिला तो कई लोग मेरे दोस्त यार मुझे पूछते हैं कि यार तुम्हें कैसे मिल जाता है, क्योंकि हमने फोकस किया है उस लेवल पे, राइट। हम लोगों ने उन लोगों को देखा जिन लोगों को, अगर आपको कुछ काम करना है तो उस जगह पे करने के लिए वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो लेट्स बी क्लियर, फोकस, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप जी का बड़ा अच्छा एक लाइनर है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और उनसे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, उनके थ्रू भी बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग जरूर कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद वो शेयर कीजिए, एंड थ्रू अवर इकोसिस्टम वी विल हेल्प टू सपोर्ट एज मच वी कैन। और जहाँ पे भी आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन की कमी है। वो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? वो थ्रू इकोसिस्टम ही आएगा। जिसके पास प्रॉब्लम है उसके पास सॉल्यूशन भी होगा। तो बस हमें मिलकर नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव माइंड के साथ, क्योंकि आने वाले 25 साल का सफर जो है वो हम सबको पूरा करना है। तो मुझे लगता है मैम, मानवता की राह पर ये बहुत अच्छा एपिसोड है। इस माध्यम से, जैसे मेरे प्यारे देशवासियों, 100 साल का 100 एपिसोड्स का कंपाइलेशन जब बुक्स में निकल रहा है, आई एम हैप्पी
टू शेयर विथ यू कि आपकी स्टोरीज भी आप शेयर कीजिए। Yes. हम लोग उसको कैलीग्राफी के माध्यम से, अपने युवाओं के माध्यम से उसको अपने फरीदाबाद लेवल पे उसको आगे ले जाएं और आगे से आगे इसको प्रकाशित करते रहें। और दोस्तों, मानवता की राह पर चलते रहें। इसी बात पर मैं ले रही हूँ इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले। आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।